बिल्किस बानो का मामला इस तरह का है कि ये कहा जा सकता है कि भाजपा और भाजपा की सरकारें धर्म विशेष के दंगाइयों के तुष्टीकरण करती हैं। एक और ये जो है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के आत्मसम्मान और महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, और दूसरी ओर जो है महिला, अरे महिला तो महिला है, वो चाहे हिंदू महिला हो, ईसाई महिला हो, आदिवासी महिला हो, दलित महिला हो, कोई महिला हो। वैदिक काल से ये कानून एक रूप नहीं था, और वैदिक काल में भी बलात्कार होता था, वैदिक काल में भी व्यभिचार होता था। आपके तमाम पुराण इससे पड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि जो है अहिल्या के साथ जो है वो क्या कहते हैं, इंद्र ने बलात्कार किया था। एक ईश्वर ने एक जो है वो क्या कहते हैं, संत की, एक महर्षि, एक ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार किया। वैदिक काल या पौराणिक बलात्कार है। भगवान विष्णु ने, आप ही कहते हैं पुराण में कि जालंधर राक्षस जो है, जिसको था कि अगर इसकी पत्नी का जो है सतीत्व बरकरार रहेगा तो इसको कोई मार नहीं सकता, ये अमर है। और जब शिव जी से लड़ाई हुई तो उसको बचाने के लिए विष्णु ने जालंधर का रूप धर करके उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया, तब जाके जालंधर मारा गया। मतलब आप समझिए आप कहां से मामला चल रहा है। वैदिक काल में बलात्कारियों को जो दंड देने का प्रावधान था, तो उसमें उच्च कुल के पुरुष द्वारा उच्च कुल की महिला के साथ बलात्कार किया जाता था तो अलग दंड था। उच्च कुल के पुरुष के साथ कमजोर तबके की महिला के साथ बलात्कार किया जाता था तो कम दंड था। कमजोर तबके के व्यक्ति द्वारा अगर उच्च कुल की महिला के साथ बलात्कार किया जाता था तो ज्यादा दंड था, है ना। तो इस तरह उस समय भी जो है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो गोसाई तुलसीदास ने तो अलग 15वीं 16वीं शताब्दी में लिखा, लेकिन उस समय भी था कि जो समर्थ है उसके लिए विशेष कानून था और जो कमजोर है उसके लिए विशेष कानून है। यहाँ पर भी ये मान के चलिए कि जो गुजराती भाइयों ने, जिनके बारे में इन्हीं के लोगों ने कहा था कि अरे वो बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं जो बलात्कारी छोड़े गए हैं, तो मतलब उन्होंने जो है अगर एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया तो उच्च कुलीन थे, इसलिए उनको कोई दंड के वो भागी नहीं है। उनका तो जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, जो है वो क्या कहते हैं, मुस्लिम या दलित या ओबीसी या कमजोर तबके की जो है स्त्रियों के साथ बलात्कार करना। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। बिल्किस बानो मामला, आपने मामला सुना ही होगा। कई एपिसोड्स हम लोगों ने अम्बेडकरनामा पर बनाए थे, चर्चा की थी कि मामला क्या है। बिल्किस बानो केस में कई अपराधी सजा काट रहे थे और जब प्रधानमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे लाल किला से, उसी समय बिल्किस बानो मामले में अपराधी को गुजरात से मुक्ति, आजादी मिल रही थी, जेल से रिहाई हो रही थी। लेकिन उस रिहाई के बाद कई कॉर्नर से तीखी आलोचना हुई और मामला फिर तूल पकड़ता जा रहा है। महुआ मोइत्रा का भी हमने ट्वीट देखा है और कई लोग आलोचना कर रहे हैं। मामला क्या है पूरा समझेंगे। हमारे साथ पुनः वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि मामला कहाँ है, क्या है, किस तरह की चर्चा हो रही है। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर जी। क्या चल रहा है सर अभी मामला? देखिए सर, बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, सामूहिक हत्या की, उनके परिजनों की, बच्चे की पटक के मार डाला, उनकी बिटिया को 14 साल की सजा होने के बाद तथाकथित जो अच्छे व्यवहार के कारण रिहाई का एक जो है फार्मूला इन्होंने बना रखा है, जिसमें वो चीन के इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। जो सरकारें हैं वो चीन के इस फार्मूले को इस्तेमाल करती हैं और जो है वो जो आजीवन कारावास है वो 14 साल के बाद अच्छे व्यवहार वगैरह वगैरह के नाम पर उसको डाइल्यूट करके उनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ बिल्किस बानो का मामला इतना सरल नहीं है
जितना सरल बाकी मामले हैं। बिल्किस बानो की रिहाई के मामले में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा, आपके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषनी अली सहगल से लेकर कई लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उठाया, नोटिस वगैरह जारी हुई, एफिडेविट मांगा गया, तो पहले तो सरकार से एफिडेविट मांगा जाता है, उसके बाद सरकार से एफिडेविट मांगने के बाद फिर जो है वो बचाव जो दूसरा पक्ष है उससे जो है कहा जाता है इसका जवाबी एफिडेविट दाखिल कीजिए। तो सरकार का एफिडेविट दाखिल होने के बाद जो जवाबी एफिडेविट दाखिल करने की बात थी, तो उसमें चूंकि इतना भारी भरकम एफिडेविट गुजरात सरकार की ओर से दाखिल किया गया था कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि भाई इसका जवाब देने के लिए हमको कुछ समय चाहिए, तो अब 29 नवंबर को इसकी सुनवाई की तारीख लगी है। हालांकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है देश के, वो गुजरात सरकार की ओर से भी अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा कि साहब ये तीसरे आदमी ने किया इसका ये जो है रिट दाखिल की है, इसलिए इसका लोकस स्टैंडाई कुछ नहीं है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। बहरहाल वो खारिज नहीं हुई, इनको जवाबी हलफनामा देना है। अब मामला ये है कि जब गुजरात सरकार ने जवाबी हलफनामा दिया तो उससे वो सब बातें उजागर हुई जो कारपेट के नीचे थी, मतलब छिपी हुई थी, पर्दे के पीछे थी। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जी। वो लेटर में जो केंद्र सरकार की अनुमति है, कहा जाता है कि लेटर जो है वो गृह मंत्रालय से अमित शाह साहब के गृह मंत्री के दस्तखत से जारी हुआ है, जिसमें जो है अनुमोदन किया गया है, उनको जो है क्या कहते हैं मंजूरी दी गई है कि हाँ इनको रिहा किया जा सकता है। हमेशा जो है ये मुलायम सिंह यादव हो या कांग्रेस हो, उनके ऊपर भाजपा आरोप लगाती रही है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। धर्मनिरपेक्ष दलों पर आरोप लगाती रहती है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और ये आरोप इसलिए लगाती है ताकि हिंदू पक्ष एकजुट हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बिल्किस बानो का मामला इस तरह का है कि ये कहा जा सकता है कि भाजपा और भाजपा की सरकारें धर्म विशेष के दंगाइयों के तुष्टीकरण करती हैं। ये बात है। आप सुप्रीम कोर्ट में जो हेट स्पीच का मामला देख रहे हैं, मैक्सिमम हेट स्पीच जो है वो धर्म विशेष के लोगों की है, जो एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जो है जहर उगला गया है, और उसको भी अभी तक सरकार ने क्या कहते हैं उस पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, कोई नीति नहीं बनाई है। सरकार के पाले में गेंद है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है हेट स्पीच का, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई नियमावली, कोई गाइडलाइंस नहीं बनाया कि क्या हेट स्पीच माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, क्या सीमाएं हैं। और सरकारी पक्ष के दल में शामिल लोग, यहाँ तक कि तमाम मंत्री संतरी तक के लोग जो है वो स्तर के लोग भी जो है हेट स्पीच दे रहे हैं। ये उसी तरह समझ लीजिए कि ये हेट स्पीच देने वालों को, धर्म विशेष के, ये दंगा करने वाले धर्म विशेष के, उनको तुष्टीकरण करती है ताकि इसकी राजनीति फले फूले। ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है जी। अब मामला क्या आया कि एक तो केंद्र सरकार इसमें कटघरे में खड़ी हो गई, और फिर ये आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो टू मैन जो है गुजरात की जो है टीम है केंद्र सरकार में, जिसके बारे में है कि पूरा देश चला रही, बाकी लोग जो है सेकेंडरी और टर्सरी पोजीशन पर हैं, तो उसमें अगर गृह मंत्री ने परमिशन दी तो क्या इसमें जो है प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? जी जी। पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है कि बिना प्रधानमंत्री के अनुमोदन के गृह मंत्री इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं कर सकते जिसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना हो, जिसका सामाजिक प्रभाव पड़ना हो। तो अब ये जो है इसकी नवैयत है, गुजरात सरकार ने लिख दिया है ये सब बातें। अब इसके पीछे भी एक तथ्य है सर, इसके पीछे एक तथ्य ये है कि गुजरात में कहा जा रहा है कि अमित शाह बनाम मोदी भीतर भीतर टकराव चल रहा है अहम का, क्योंकि जो विजय रूपाणी जो आपके मुख्यमंत्री बने थे, आनंदीबेन पटेल को हटा के, वो बनिया समुदाय से आते थे, वो मतलब अमित शाह की जाति के लोग बताते हैं कि, लेकिन उनको रातों रात हटा दिया गया, क्योंकि मोदी जी किसी वजह से नाराज हो गए थे और आनंदी पटेल के आदमी
जो आनंदी पटेल से बिल्कुल जुड़े हुए भूपेंद्र पटेल को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपने देखा होगा कि विजय रूपाणी ने बीच में एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जो है अपना सब कहा था कि हमको तो रात में मैसेज आया, यहाँ भी आला कमान है कि आप हट जाइए। हम रातों रात हट गए, हमसे न कुछ पूछा गया, न ताशा गया, न कोई जवाब तलब किया गया। कुल मिला के इनडायरेक्टली उन्होंने आला कमान या कहिए कि मोदी जी पर हमला किया था कि हमको अनसेरिमोनियसली बिना किसी गलती के हटाया गया। और वहां ये मामला चल रहा है पटेल बनाम बनिया। अब अंतिम समय में मोदी और शाह के नाम पर लोग एक हो जाएं गुजरात चुनाव में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल एक ये टकराव का विषय है। तो सवाल इस बात का है कि भूपेंद्र पटेल को शाह साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते, और भूपेंद्र पटेल की सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उससे मुख्य रूप से लिखत पढ़त में शाह साहब ही कटघरे में खड़े हो रहे हैं। भले मोदी जी का नाम उसमें, भाई जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, वो आज झपटे में आ जा रहा हो, लेकिन कहीं लिखत पढ़त में मोदी जी नहीं है, क्योंकि लेटर तो गृह मंत्रालय ने दिया है मंजूरी वाला। तो एक एंगल सर इसमें ये भी है। अब इसके आगे आइए सर। अब इसके आगे आने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, सिद्धारमैया हैं आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और जो अभी जो है आपके राहुल गांधी की यात्रा में पूरे कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने पूरी यात्रा को जो है क्या कहते हैं मतलब सहयोगी के रूप में लीड किया राहुल गांधी के साथ, और काफी भीड़ जुटी। सिद्धारमैया ने लगातार ट्वीट करके जबरदस्त हमला जो है वो अमित शाह पर बोला है, और यहां तक कहा है कि ये क्रूर मानसिकता और अमानवीय गिद्ध सरीखा इन्होंने व्यवहार किया है कि जो इस तरह बलात्कार के लोगों को जो है क्या कहते हैं मतलब जो बलात्कार में शामिल हैं, लोग हत्या में शामिल हैं, बच्चे की हत्या में शामिल हैं, जिन्होंने लड़की को पटक के मार डाला, बिल्किस बानो के 3 साल की लड़की को, मतलब उनको जो है जिस तरह ये रिहाई दी गई, ये जो है ये बहुत ही क्रूर मानसिकता और अमानवीय गिद्धता का प्रतीक है। उन्होंने बहुत जबरदस्त हमला जो है वो अमित शाह पर बोला है। अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई उधर से नहीं हुई है, और एक सीरीज है पूरा। इसके अलावा भी बाकी विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि जैसे जैसे सत्य सामने आ रहा है, राहुल गांधी तक ने बिल्किस बानो के मामले को अपनी यात्रा के दौरान उठाया। एक और ये जो है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के आत्मसम्मान और महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, और दूसरी ओर जो है महिला, अरे महिला तो महिला है, वो चाहे हिंदू महिला हो, ईसाई महिला हो, आदिवासी महिला हो, दलित महिला हो, कोई महिला हो। और आप एक और कोइंसिडेंस देखिए, वैदिक काल से ये कानून एक रूप नहीं था, और वैदिक काल में भी बलात्कार होता था, वैदिक काल में भी व्यभिचार होता था। आपके तमाम पुराण इससे पड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि जो है अहिल्या के साथ जो है वो क्या कहते हैं इंद्र ने बलात्कार किया था, और जो है क्या कहते हैं आप समझिए उसमें जो है वो क्या कहते हैं वो अहिल्या जो है पत्थर हो गई थी। जब इनके अनुसार जो है भगवान श्री राम ने जब उस पत्थर पर पैर रखा तो जो है उसका उद्धार हुआ और महिला के रूप में जन्म ली। मतलब एक ईश्वर ने एक जो है वो क्या कहते हैं संत की, एक महर्षि, एक ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार किया। वैदिक काल या पौराणिक बलात्कार है। भगवान विष्णु ने आप ही कहते हैं पुराण में कि जालंधर राक्षस जो है जिसको था कि अगर इसकी पत्नी का जो है सतीत्व बरकरार रहेगा तो इसको कोई मार नहीं सकता, ये अमर है। और जब शिव जी से लड़ाई हुई तो उसको बचाने के लिए विष्णु ने जालंधर का रूप धर करके उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया, तब जाके जालंधर मारा गया। मतलब आप समझिए आप कहां से मामला चल रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर पीवी काणे जो भारत रत्न है, जो हिंदू धर्मशास्त्र की अथॉरिटी माने जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदू धर्मशास्त्र की, हाँ, उन्होंने लिखा है कि जो वैदिक काल में बलात्कारियों को जो दंड देने का प्रावधान था तो उसमें उच्च कुल के पुरुष द्वारा उच्च कुल की महिला के साथ बलात्कार किया जाता था तो अलग दंड था, उच्च कुल के पुरुष के साथ कमजोर तबके की महिला के साथ बलात्कार किया जाता था तो कम दंड था। कमजोर तबके के व्यक्ति द्वारा अगर उच्च कुल की महिला के साथ बलात्कार किया जाता था तो ज्यादा दंड था, है ना।
तो इस तरह उस समय भी जो है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो गोसाई तुलसीदास जी तो हालांकि 15वीं 16वीं शताब्दी में लिखा, लेकिन उस समय भी था कि जो समर्थ है उसके लिए विशेष कानून था और जो कमजोर है उसके लिए विशेष कानून है। यहाँ पर भी ये मान के चलिए कि जो गुजराती भाइयों ने, जिनके बारे में इन्हीं के लोगों ने कहा था कि अरे वो बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं जो बलात्कारी छोड़े गए हैं, तो मतलब उन्होंने जो है अगर एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया तो उच्च कुलीन थे, इसलिए उनको कोई दंड के वो भागी नहीं है। उनका तो जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, जो है वो क्या कहते हैं, मुस्लिम या दलित या ओबीसी या कमजोर तबके की जो है स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, मतलब उससे ये ध्वनि निकलती है। मतलब आप ये समझिए कि निष्ठा और जो है उसकी मतलब पराकाष्ठा है, और ये बिल्कुल तुष्टीकरण है कि आप जो है अपने लोगों की जो इस तरह के जघन्य आप अपराध में जो ग्रस्त लोग हैं उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब इसके आगे आइए, अब लेटेस्ट जो है वो कागज सामने आए हैं जिसमें ये है कि 11 में से 10 बलात्कारी जो थे वो जेल में रहने के दौरान, जो 14-15 साल जेल में रहे, उसमें कम से कम 1000 दिन और 1-2 बलात्कारी 1500 दिन पैरोल, फरलो, अस्थाई जमानत पर रहे। मतलब बीच बीच में फरलो जो दिया जाता है, पहले पैरोल हम लोगों ने सुना था, फिर जब संजय गांधी जेल में बंद हुए तो पता चला फरलो भी एक होता है जिसमें बीच बीच में अस्थाई अवकाश जो है जेल से दे दिया जाता है। संजय गांधी, सॉरी संजय, आप संजय दत्त जब बंद थे, संजय गांधी नहीं, संजय दत्त। तो फरलो शब्द आ गया। अभी तक मैं कानून का जानकार हूं भाई साहब, लेकिन अभी मुझे फरलो के बारे में बहुत डिटेल नहीं मालूम कि ये फरलो क्यों, क्योंकि आपका अगर मन करेगा अध्ययन करने के लिए तब तो आप अध्ययन करेंगे, ऐसे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पैरोल, फरलो, अस्थाई जमानत, अब अगर 1000 दिन माने तो लगभग 3 साल। 3 साल। तो वो जो 15 साल में 3 साल आप छुट्टी पर है, और उसमें भी जो 1-2 लोग 1500 दिन रहे वो लगभग 5-5 साल, 4.5 साल, 5-5 साल छुट्टी पर है। तो फिर तो सजा अब व्यवहारिक रूप से 9-10 साल की हुई ना, 11 साल की हुई, अधिकतम 12 साल की हुई। एक जो अपराधी बचा वो 998 दिन का था, वो 2 दिन से बेचारा 1000 दिन पूरा करने में जो है गलती से छूट गया होगा। तो आप ये समझिए, ये मतलब आप छीन के न्याय देने की कोई सीमा है? और फिर आप उस वैदिक काल का आप वो कि मतलब क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण है इसलिए वो बलात्कार करने के अधिकारी हैं, आप ये कह के उनको इस बात को डिफेंड करते हैं। आप जो है बलात्कारी जेल से छूटता है तो आप उसका जो है माला फूल पहना के स्वागत करते हैं। उसी तरह जैसे आपके हजारीबाग में आपके जो है जयंत सिन्हा ने जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आप समझिए कि जो छूटे लोग थे उनको उनका वो किया था। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप अदालत से अलग जो आपके लोग हैं वो किसी को दंड दें? वो दंड अमानवीय हो सकता है, वो दंड क्रूर हो सकता है, वो दंड गिद्धराज का प्रतीक हो सकता है, तो वो उचित है। वो मतलब देश का कानून नहीं है, देश के कानून से वो जो है मतलब ऊपर है, देश के कानून से इतर है। और फिर आप वैदिक काल के जो है मतलब क्या कहते हैं नियम से चल रहे हैं कि जो समर्थ है, जो उच्च कुलीन है, जिसके पास जो है सत्ता की ताकत है, वो किसी के साथ कुछ भी करे, उसके लिए दंड अलग है और बाकी लोगों के लिए दंड अलग है। ये मतलब निहायत ही जो है समझ लीजिए कि संविधान और कानून के शासन पर एक बदनुमा दाग है। अब देखिए जो इन्होंने जवाब दिया है, उस जवाब में पूरी अपनी तरफ से बहस कर दी है। अब बहस क्या कर दी है कि इन्होंने उसमें तमाम केस लॉज का जो है मतलब डिटेल में वर्णन किया है कि इस केस में ये फैसला हुआ, ये परिस्थिति थी, इस केस में ये परिस्थिति थी, ये फैसला हुआ, इस केस में ये। इस पर जस्टिस अजय रस्तोगी ने 2 बातों पर बहुत कड़ी आपत्ति की कि आपने कल रात में शाम को हम लोगों को इतना लेंदी हलफनामा दिया, और आपने का हलफनामा जो है एक तो बहुत लेंदी था, उसमें इतने केस लॉज हैं जिनकी इसमें हलफनामे में कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने हलफनामे में ही पूरे केस को जस्टिफाई करने के लिए आपने जो है वो दर्जनों के भाव से आपने जो है केस ला दिए। और नंबर 2, अभी अदालत में सुनवाई नहीं हुई और ये प्रेस में कैसे छप गया, हम लोगों ने तो सवेरे अखबार में प्रेस में पढ़ा। कोर्ट इस बात का बहुत बुरा मानती है कि कोर्ट के संज्ञान में कोई भी डॉक्यूमेंट आने के पहले प्रेस में जो है
से वो जो है प्रचारित हो जाए। और प्रेस से जो प्रचारित करने का जो मामला है वो इनडायरेक्ट दबाव बनाने की कोशिश में दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष, दोनों पक्ष मैं कह रहा हूं, में से कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष अपनी अपनी बारी आने पर करते हैं, ताकि पब्लिक डोमेन में आ जाए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। और वो चूंकि पब्लिक डोमेन में आएगा, अखबार में छपेगा, तो जज साहब भी सवेरे पढ़ेंगे कि साहब जो है ये जो है इन्होंने ये जवाब दिया है, तो सामने आएगा ही। लेकिन उससे एक पब्लिक परसेप्शन बनता है कि भाई ये जो जवाब दिया है इन्होंने, ये तो तर्क के आधार पर बिल्कुल सही है, वो जो उन्होंने जवाब दिया है उसमें केस लॉ में ये कहा गया है, तो एक पब्लिक परसेप्शन बनता है। इसको आप चुनाव प्रचार भी कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदू पक्ष को, जो छोड़े गए हैं, उनको ये संदेश देने की कोशिश की कि हम तुम्हें बचाने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं, हम तुम्हें कोर्ट के कोप से बचाने का कोई भी प्रयास छोड़ नहीं रहे। तो इसके कई निहितार्थ हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार ने बहुत ही जघन्य कार्य किया है। बलात्कारी के साथ इस तरह खड़े होना इस बात को प्रमाणित करता है कि आपके इशारे पर गुजरात दंगा हुआ। भले जुलाई में प्रधानमंत्री को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया हो कि गुजरात दंगे से प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं, भले एसआईटी ने जो है क्लीन चिट दे दिया हो कि आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात निकलती है तो फिर दूर तक जाती है। जी तो सर ये हलफनामा गुजरात सरकार की ओर से आया है, केंद्र सरकार की जी ओर से भी कोई हलफनामा है? नहीं, केंद्र सरकार की ओर से चूंकि गुजरात सरकार के आदेश से छोड़ा गया है ना, गुजरात सरकार ने जो है वो छोड़ा गया है, तो आगे अब उनका जवाब आएगा तो ये जो इन्होंने मंजूरी दी है तो कोर्ट चाहे तुमसे भी हलफनामा मांग ले। लेकिन जो है वो जो सारी मर्जियों की दवा है भाजपा सरकारों की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारों हो, तुषार मेहता, वन एंड ओनली तुषार मेहता, गुजराती भी हैं, तो वो जो है वो तो यूपी सरकार की ओर से हाजिर रहते हैं, गुजरात सरकार की ओर से हाजिर रहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हाजिर रहते हैं, हरियाणा सरकार की ओर से हाजिर रहते हैं, हाजिर, और केंद्र सरकार की ओर से तो हाजिर ही रहते हैं। तो वो तो तुषार मेहता अगर वहां शामिल है तो आप ये मान के चलिए कि उसमें केंद्र सरकार ने भी जो तब हलफनामे में जो तमाम चीजें लिखी है उसमें केंद्र सरकार की भी भीतर भीतर मंजूरी है, ऊपर से कहने के लिए भले कहने की नहीं नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। इसकी सुनवाई कब है? 19 नवंबर, 29 29 नवंबर जी। और अब पिछला सुनवाई कब हुआ था सर? अभी तो 3 दिन पहले हुआ था सर। 3 दिन पहले। आज आज हाँ मीडिया में छाया हुआ है बिल्किस हाँ, बानो 3 दिन मामला। पहले का मतलब है कि ये शुक्रवार को सुनवाई हुई थी इसकी। जी तो चलिए, तो 26 रविवार 29 जी, 29 29 नवंबर नवंबर हाँ, का। उन्होंने कपिल सिब्बल ने डेट मांगी है ना जवाब हाँ, देने के लिए कि बहुत भारी भरकम इसलिए जो है इन्होंने इतना केस ला का सर दिया है, तो वो भी जवाब ही दाखिल करेंगे। इसका क्या जो मीडिया में जो वायरल हो रहा है लेटर्स और जो डॉक्यूमेंट, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो आपने बताया कि नहीं चुनाव के इसका मद्देनजर जी 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 लुभाने के लिए भी हो सकता जी है एक जी इम्प्लीकेशन। और इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है लीगल सुप्रीम इम्प्लीकेशन कोर्ट में? कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए है ना सर। हम्म भाई जब आपकी बात पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो कोर्ट भी जब आदेश मान ली इसके खिलाफ करेगा, अगर इसके पक्ष में करेगा तो कोई बात ही नहीं है। हम्म और अगर इसके खिलाफ कोर्ट जो है क्या कहते हैं अगर आदेश करता है तो एक परसेप्शन जाएगा ना कि कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं मतलब हिंदुओं की बात नहीं मान रहा है। कोर्ट हिंदू का हो गया। कोर्ट नहीं हिंदुओं की बात मान रहा है। हाँ, मतलब वही कि ये चाहते हैं मतलब कि कोर्ट हिंदुओं कोर्ट का। भी जो है वो क्या कहते हैं तुष्टीकरण में लगा हुआ है, जबकि वास्तविक बात यह है कि पूरे देश में कहा जाना चाहिए कि दंगाइयों का तुष्टीकरण ये सरकार करती है, वो भी एक धर्म विशेष के दंगाइयों का। आप पूरे कर्नाटक में देख लीजिए, इतना वहां पर जो है वो क्या कहते हैं जो हिंदू तथा कथित जो उग्र गुट हैं और जो तमाम उपद्रव करते हैं और बीजेपी की वहां सरकार है, उनके ऊपर प्रतिबंध के लिए क्या किया। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, गोविंद पानसरे और दाभोलकर साहब की हत्या हुई, आज तक उसमें उन मामलों में क्या हुआ? आज तक वो जो सनातन संस्था है क्या उसके ऊपर बैन लगा? आप उड़ीसा में देख लीजिए कि उड़ीसा में जो कौन बाबू बजरंगी या क्या इस तरह का नाम था ना, जिसने फादर स्टेंस की हत्या की थी और उनके बच्चे के साथ उनको जिंदा जला दिया था, तो वहां उस संस्था पर क्या हुआ? ये कोई उस संस्था, आप सिमी पर प्रतिबंध लगाएंगे, आप पीएफए पर प्रतिबंध लगाएंगे, आप जो तमाम हिंदू आउटफिट है
उस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते? जी जी जी, आप उस पर तो प्रतिबंध शुक्रिया नहीं सर। लगाते। जी जी, जी। इस पे नजर हमारी आपकी सबकी रहेगी। और दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। देखते हैं लीगल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। और सुभाषनी अली पिटिशनर हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी अम्बेडकरनामा पे उनको भी लाया जाए और उनको भी सुना जाए कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। जेपी सिंह साहब हैं, स्पष्ट तरीके से स्पष्टवादिता से बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू।